आइए आज हम देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 12। ये किससे संबंधित है? राजस्व, संपत्ति, अनुबंध और वाद से। अनुच्छेद 264 से 300 ए तक। आइए हम अनुच्छेद जो है 264 देखते हैं। तो इसमें क्या व्याख्या दी गई है? किसकी व्याख्या दी गई? संघ, राज्य, कर आदि शब्दों को परिभाषित किया गया है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 265। अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि कर लगाने का अधिकार, बिना विधि के अधिकार के कोई भी कर जो है नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे ही अपने मन से, अपनी मनमानी से कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। जो विधि के अनुसार रहेगा वही टैक्स लगाएगा। अनुच्छेद जो है 265 में बताया गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 जो है भारत की समेकित निधि और आकस्मिक निधि के विषय में चर्चा की गई है। इसमें जो है केंद्र और राज्य दोनों की अपनी अपनी समेकित निधि, समेकित में संपूर्ण निधि जो है कहा जा सकता है, होती है। संसद या राज्य विधानमंडल की अनुमति से इस निधि से व्यय किया जा सकता है। आकस्मिक निधि आपातकालीन व्यय हेतु प्रयोग होती है। निधि के संबंध में जो है यानी फंड जो रहता है उसके विषय में चर्चा 266 में की गई है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधियां। इसमें कहा गया कि भारत सरकार और राज्य सरकार के पास अपनी अपनी आकस्मिक निधियां होंगी। यानी इसमें कह रहा है कि इंडिविजुअल अलग अलग से जो है इसकी निधियां जो है रहती हैं, भारत सरकार की और राज्य सरकार की। अनुच्छेद 267 में कहा गया है। अनुच्छेद 268 में बताया गया है कि संघ द्वारा वसूले गए लेकिन राज्यों को वितरित। इसमें कह रहा है कि जैसे कोई टैक्स जो है केंद्र सरकार वसूलती है लेकिन वह जो है वसूले गए टैक्स को जो है राज्य सरकार को दे देती है। ये अनुच्छेद जो है 268 में कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार जो है टैक्स वसूलती है तो राज्यों से संबंधित हो तो वो सारा का सारा टैक्स जो है, कर जो है राज्य को दे देगी। जैसे कि कोई संपत्ति है जो राज्य की है तो उस पर कोई टैक्स लगाया जा रहा है तो राज्य को दे दी जाएगी। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 268 है सेवा कर। अब इसको क्या है हटा दिया गया जीएसटी आने के बाद। सेवा कर को क्या हटा दिया गया है? सेवा कर की बात करते हैं तो 88वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। जीएसटी लागू होने के बाद यह अब जो है अप्रासंगिक है। अनुच्छेद 269 की बात करते हैं अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर। अंतर्राज्यीय का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य पर जाने पर जो टैक्स लगता है उसके विषय में बात की गई है 269 में। यह कर संघ वसूलता है। इसमें कह रहा है केंद्र सरकार इस पर वसूलती है लेकिन वित्तीय राज्यों में करता है। मतलब कि केंद्र सरकार जो है टैक्स वसूलती है और फिर राज्य सरकार को दे देती है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 269 ए जीएसटी पर विशेष प्रावधान। अंतर्राज्यीय जीएसटी केंद्र द्वारा वसूला जाएगा और केंद्र और राज्यों में बांटा जाएगा। संविधान 101वें संविधान संशोधन 2016 द्वारा जोड़ा गया। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 270। इसमें कहा गया है कि आयकर की आय का वितरण। इसमें जो कहा केंद्र द्वारा वसूले गए राज्यों को अनुपात में बांटा जाता है। वितरण का आधार वित्त आयोग की सिफारिशों पर होता है। इसमें बताया गया कि आयकर का आय का वितरण जो भी कर की वसूली होगी केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को जो है उसके अनुपात में बांटा जाएगा। यह निर्धारण जो है वित्त आयोग द्वारा सिफारिश पर उसके अनुसार जो है बांटा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। आगे हम देखते हैं सरचार्ज उपकर के बारे में। उपकर जो है संसद अतिरिक्त कर उपकर लगा सकती है जो राज्यों को नहीं बांटा जाता है। यह प्रावधान अनुच्छेद जो है 271 में है। 272 की बात करते हैं, इसे हटा दिया गया है। पूर्व में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क संबंधी प्रावधान 80वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया इसको। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 273। 273 में जो है चाय जूट उत्पादक राज्यों को अनुदान। इसमें जो केंद्र सरकार जो कुछ राज्यों को विशेष अनुदान देती है। इसमें यह कहा गया है कि ये जो चाय और जूट जो है नगदी फसलें होती हैं तो इन पर टैक्स लगाया जाता है। तो टैक्स लगाया जाता है तो इनको बढ़ावा देने के लिए इनमें जो है इनको अनुदान भी दिया जाएगा। अनुच्छेद जो है 273 में प्रावधान किया गया है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 274 की। तो करों से संबंधित विधेयकों में राष्ट्रपति की संस्तुति आवश्यक है। कह रहा है कि विशेष रूप से उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार प्रभावित होने की दशा में।
अनुच्छेद 274 में कहा गया है कि संघ सूची में कहा गया है कि संघ सूची में कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनका संबंध भारतीय राजस्व और करों से है। अनुच्छेद 274 कहता है कि जब भी इन विषयों से संबंधित कोई विधेयक संसद में लाया जाता है तो राष्ट्रपति की पूर्व संमति आवश्यक होती है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 275 राज्यों को अनुदान, विशेष रूप से अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों के लिए जो है अनुदान की बात की गई है 275 के अंतर्गत। 276 में क्या दिया गया है? पेशों पर कर, जैसे नगर पालिकाएं, पंचायतें व्यवसाय, व्यापार या पेशों पर कर लगा सकती हैं। अधिकतम सीमा इसमें जो है 2500 वार्षिक, संविधान में संशोधन से बढ़ सकती है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 277 में कहा गया पूर्ववर्ती करों की निरंतरता, संविधान लागू होने से पहले वसूले जा रहे कर जारी रह सकते हैं। इसको इस तरीके से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि संविधान लागू होने यानी लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को से पहले किसी नगर पालिका ने अपने क्षेत्र में दुकानों पर व्यवसाय कर वसूल रही है तो संविधान लागू होने के बाद ही उसी तरह वसूल सकती है जब तक कि संसद में कोई विरोधाभासी कानून न बना दिया जाए। तो जो अगर टैक्स वसूला जा रहा है वो उसी तरीके से लागू रहेगा अगर उसमें कोई प्रावधान करके कानून न बना दिए जाए। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 278 की, 279 की। तो वित्तीय समन्वय, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय व्यवस्था पर समझौता का प्रावधान किया गया है, यानी किसको कितना व्यय दिया गया इसका जो है अनुपात या समन्वय कह सकते हैं, अनुच्छेद 278 से 79 के बीच में दिया गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 279 ए। अनुच्छेद 279 ए जीएसटी परिषद काउंसिल, इसमें कहा गया है कि 101वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इसमें केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य होते हैं। जीएसटी दरें, छूट, सीमा आदि तय करने की अधिकार इसी परिषद को है, यानी 279 में जो है क्या किया गया? जीएसटी परिषद की व्यवस्था की गई है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की बात करते हैं तो फाइनेंस कमीशन की, तो प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है आईएमपी। ठीक, यह केंद्र राज्यों के बीच करों के बंटवारे और अनुदानों को सुझाव देता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 285 वित्त आयोग की रिपोर्ट, राष्ट्रपति जो है संसद के समकक्ष इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 282 विवेकाधीन अनुदान, केंद्र या राज्य कोई भी सरकारें किसी लोकहित के कार्य हेतु विवेकाधीन अनुदान दे सकती है, अनुच्छेद 282 में कहा गया है। विवेकाधीन अनुदान की बात अगर आती है तो अनुच्छेद किसी में 282 में, अनुच्छेद 283 में कहा गया सार्वजनिक कोष से संबंधित प्रावधान, भारत और राज्यों के लिए सार्वजनिक लेखा और कोष का प्रावधान किया गया है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 284 की बात करते हैं लोक संपत्ति का निष्पादन, न्यायालयों व अधिकारियों द्वारा संपत्ति की प्राप्ति और निष्पादन। तो 284 में ये प्रावधान किया गया है कि अगर मान लीजिए कोई पुलिस ने किसी आपराधिक मामले में जो है मान लीजिए कि 5 लाख रुपए जो है प्राप्त करता है, जब्त कर लिए हैं, तो ये रकम जो है संबंधित सरकारी खाते में जमा की जाएगी, न कि किसी अधिकारी के निजी नियंत्रण में रहेगी। ये जो है ये प्रावधान 284 में किया गया है लोक संपत्ति का निष्पादन के विषय में। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 285 की बात करते हैं तो संघ की संपत्ति पर कर से छूट, केंद्र सरकार की संपत्ति पर राज्य कोई कर नहीं लगा सकता है। अनुच्छेद 285 में प्रावधान किया गया है कि मान लीजिए उसको सरल उदाहरण से हम समझते हैं कि यदि भारत सरकार किसी संपत्ति जैसे उसका डाकघर हो गया, रेलवे हो गया या रेलवे स्टेशन हो गया, रक्षा भूमि हो गया, किसी नगर निगम के क्षेत्र में आ जाती है तो उस पर जो है तो नगर निगम उस संपत्ति पर टैक्स नहीं लगा सकता जब तक कि संसद में विशेष कानून
इसकी अनुमति न दी हो। लेकिन यदि संविधान लागू होने से पहले नगरपालिका इस भारत सरकार की उस संपत्ति पर कर लगा रही थी तो वह कर तब तक जारी रह सकता है जब तक कि संसद उसे समाप्त न कर दे। आगे देखते हैं अनुच्छेद 286। इसमें कहा गया राज्यों को व्यापार पर प्रतिबंध की सीमा। कोई राज्य जो है अंतर्राज्यीय व्यापार को जो है बाधित नहीं कर सकता है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 287 से 289 करों से कुछ छूटें, जैसे बिजली कर पर की गई छूट। केंद्र के व्यापार पर राज्य कर नहीं लगा सकता है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 290 से 291 कुछ विशेष भुगतान प्रावधान। पूर्व रियासतों राज्यों के विशेष भुगतान अब लगभग अप्रासंगिक हैं। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 292 केंद्र सरकार का ऋण लेने का अधिकार। इसमें जो है संसद द्वारा अधिनियमित विधियों के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार ऋण लेने का अधिकार है। इसमें जो है भारत सरकार को यह अधिकार है कि भारत की संचित निधि के लिए ऋण लोन ले सकती है और भारत की सुरक्षा, विकास या आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है उधार ले सकती है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 293 की बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया 293 में राज्य सरकार का ऋण लेने का अधिकार। यदि केंद्र ऋण ले रखा है तो फिर से ऋण लेने के लिए केंद्र की अनुमति जरूरी है। इसमें जो है राज्य सरकार की ऋण लेने का प्रावधान किया गया 294 से 97 में क्या गया संपत्ति अधिकार और देनदारियां। ब्रिटिश भारत से प्राप्त संपत्तियों का उत्तराधिकार के विषय में चर्चा की गई है। आगे हम देखते हैं 298 से 299 अनुच्छेद 298 से 299 बारे में देखते हैं। तो इसमें कहा गया सरकारी अनुबंध के विषय में भारत या राज्य अनुबंध कर सकते हैं, लेकिन वह राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम से होंगे। इसमें जो है भारत या राज्य अनुबंध कर लगा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम से। इसमें कहा गया है कि कोई भी सरकारी अनुबंध तभी वैध माना जाएगा जब वह कुछ नियमित प्रक्रियाओं का पालन करे। जिसके नाम पर अनुबंध होगा, केंद्र सरकार का अनुबंध भारत के राष्ट्रपति के नाम पर, राज्य सरकार का अनुबंध जो है राज्यपाल के नाम पर दिया जाएगा। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 300 सरकार पर वाद मुकदमा। भारत या राज्य सरकार को वाद या मुकदमा का उत्तरदायी बनाया जा सकता है। अगर कोई मुकदमा होगा तो उसे वादी जो है भारत सरकार या राज्य सरकार को जो है अकॉर्डिंग सिचुएशन बनाया जाएगा। अनुच्छेद 301 की बात करते हैं संपत्ति का अधिकार। इसकी बात करते हैं कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा प्राधिकृत किए गए बिना अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह मूल अधिकार नहीं है, लेकिन एक संवैधानिक कानूनी अधिकार है जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अधिकारों से हटाकर जोड़ दिया गया है। आइए इससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी विधिक अधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता? अनुच्छेद 265। भारत के समेकित निधि यानी इसको कह सकते हैं संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 266 में। आगे बात करते हैं जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? अनुच्छेद 279 के अंतर्गत। आगे देखेंगे वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 280। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 5 जीएसटी संबंधी अनुच्छेद 269 किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 101वां संविधान संशोधन। वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाती है अनुच्छेद 281 के द्वारा। आगे हम देखते हैं अंतर्राज्यीय व्यापार से कर वसूलने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 269। आगे हम बात करते हैं संविधान के अनुसार राज्यों के विशेष अनुदान देने का प्रावधान अनुच्छेद 275 में है। आगे हम बात करते हैं जीएसटी लागू होने के बाद कौन सा अनुच्छेद अप्रासंगिक हो गया? 268 केंद्र सरकार की संपत्ति पर राज्य कर नहीं लगा सकता है। अनुच्छेद 285 में बताया गया है। आगे बात करते हैं पेशों पर कर लगाने का अधिकतम कितनी है? 2500। विवेकाधीन अनुदान देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 282 में। आगे हम बात करते हैं भारत सरकार को ऋण लेने का अधिकार
किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 292 में। आगे बात करते हैं, राज्य सरकार को ऋण लेने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 293 में। आगे बात करते हैं, सरकार द्वारा अनुबंध करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? किस में है? दोनों में, 298 और 299 दोनों में। आगे देखते हैं, सरकार पर मुकदमा चलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300। आगे देखते हैं, संपत्ति का अधिकार अब है, संपत्ति का अधिकार अब जो है संवैधानिक अधिकार है। आगे हम बात करते हैं, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300A में। संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है कि राज्य